Okay, so thank you so much, ma'am, for sharing your views with us. अच्छा लगा आपके views जान करके. And now I will request Vishal sir to forward with the career counseling session. और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी विशाल सर को कि वो आपको फर्दर इस सेशन में जो करियर गाइडेंस है वो देना शुरू करें. यस मैम. अभी मेरे कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस पेरेंट्स के हैं कि अभी लास्ट वीक एक बहुत ही अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, बच्चों को तो पता है क्योंकि बच्चों से ऑलरेडी इसके बारे में मेरा डिस्कशन हो चुका है. लास्ट वीक 5 अक्टूबर को एक बहुत ही अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आया है, तो आप उसका नाम बता सकते हैं? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नो. 5 अक्टूबर को एक बहुत ही अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आया है. प्लीज रेज योर हैंड एंड यू कैन गिव मी द आंसर. देयर इज वन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है इन द लास्ट वीक, जिसके बारे में न्यूज़पेपर में भी काफी कुछ उसके बारे में प्रिंट हो चुका है, आर्टिकल्स आ चुके हैं. यस आरव. Sorry, sir, I misunderstood. You are talking about which exam? Major test one? No. I am talking about national level competitive exam. I am not talking about our institute exam. JEE advanced. Very good. पर आप मुझे अब ये बताइए कि विद इन दिस वीक एक और नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, उसका नाम आप बता सकते हैं? नहीं सर, मुझे रियली में नहीं पता उसका नाम. अभी नेक्स्ट वीक एक और एग्जाम का रिजल्ट ड्यूरिंग दिस वीक, जो नीट की एग्जाम है, NEET नीट, नाम तो सबने सुना ही होगा, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है. तो मेरा कहने का पर्पस सिर्फ इतना यहाँ पर है कि JEE मेंस आजकल आप कहीं ना कहीं आपने नाम तो सुने होंगे, या तो आपके घर फैमिली से कोई बच्चे या तो आपके आसपास से कोई बच्चे ये सारे एग्जाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, JEE मेन, JEE एडवांस, नीट. ठीक है, तो ये सारी जो है, नीट जो है वो मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम है और JEE जो है वो इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम है. उसके अलावा भी अगर हम देखें तो काफी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं हर फील्ड में. अभी जैसे आपको मैनेजमेंट में जाना है तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम कैट देनी पड़ती है. ठीक है, आपको डिफेंस में जाना है तो NDA की एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है. कहने का मतलब क्या है, अभी हमें सिर्फ बोर्ड के जो मार्क्स है उसके थ्रू हमें एडमिशन नहीं मिलता. इफ यू वांट टू ग्रेजुएट योरसेल्फ फ्रॉम द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की जैसे हम बात करें इंजीनियरिंग में, जैसे हम प्रीमियर इंस्टीट्यूट की बात करें तो NITs है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. जैसे अपने गुजरात में NIT जो है वो सूरत में है. ठीक है, फिर IIITs है, IITs है. ये सारी जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं. अगर हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में भी एम्स इज द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर द MBBS स्टडीज. और भी काफी इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में है. तो ये सारी जो इंस्टीट्यूट है उसमें एंट्री लेने के लिए अभी कंपलसरी हमें ये सारी एंट्रेंस एग्जाम्स देनी पड़ती है. राइट, जैसे आपको MBA करना है तो MBA के लिए जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, और उसमें भी IIM अहमदाबाद है, वो भी टॉप पे है. तो अगर वहां पर आप वहां से आपने MBA करते तो आपका जो फ्यूचर का ग्रोथ है, आपका फ्यूचर एक्चुअली बच्चों का जो करियर का जो टर्निंग पॉइंट है वो यहाँ से आता है कि बच्चे कहाँ से ग्रेजुएशन करते हैं. मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे कहाँ से ग्रेजुएशन करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है. क्योंकि अगर बच्चे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट अपने गुजरात की अगर हम बात करें तो निर्मा यूनिवर्सिटी है, DAIICT, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट जो है गांधीनगर, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SCNIT सूरत. ये सारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट्स है. अगर आपने इसमें से स्टडीज कर ली तो बच्चा जब फोर्थ ईयर में जब बच्चा पढ़ाई करता है तभी उनका कैंपस इंटरव्यू हो जाता है, कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, और कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू उनको मल्टीनेशनल कंपनीज में उनको जॉब्स मिल जाती है, और फर्स्ट ईयर ही मतलब 5 फिगर्स में उनकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, और आगे जाके उनका करियर का ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है. ठीक है, और सामने जो लोकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करो या मेडिकल कॉलेजेस की बात करो, आसपास काफी कॉलेजेस हैं लोकल, जो वहां से अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो इनिशियली उनको उतना बूस्ट नहीं मिल सकता जितना ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट में मिलता है.
बच्चों का जब कैंपस प्लेसमेंट होता है तो उनका स्टार्टिंग पैकेज ही 30,000 35,000 से स्टार्ट होता है। मैं आपको कुछ नाम यहाँ पर बताना चाहूंगा जो उन्होंने बहुत ही अच्छी मतलब IITs, जैसे कि नारायण मूर्ति, नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस कंपनी के चेयरमैन एंड को फाउंडर है। फिर सुंदर पिचाई जो गूगल के CEO हैं। मनोहर पारिकर जी जो गोवा के CM रह चुके हैं और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे। चेतन भगत जो इंडिया के बहुत ही रिनोन्ड ऑथर हैं। किरण बेदी द फर्स्ट वुमन IPS ऑफ इंडिया। ये सारे जो मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसे तो काफी लंबी लिस्ट है, ये सब ने IIT से अपनी पढ़ाई की है। तो हम अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? हम बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बोर्ड में अपने अच्छे नंबर्स लेके इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर रहे, इसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि वो आगे जाके कम्पीट, क्योंकि अभी हर फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर आपको IIM में एडमिशन लेना है, यू हैव टू अपीयर फॉर द कैट। उसमें कैसा रिजल्ट है, बोर्ड के रिजल्ट वहां पर सिर्फ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। वहां पर आप एंट्रेंस एग्जाम में कैसा परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो JEE में आप कैसा परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर से ही आपको गुजरात की जो रिनॉन इंस्टीट्यूट है उसमें आपको एडमिशन, गुजरात के बाहर भी काफी इंस्टीट्यूट है। और कुछ ऐसी लोकल कॉलेजेस है, जैसे कि यहाँ पर खोखरा में एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है, अगर कोई परिष्कार में रहता तो उनको पता होगा वो इंस्टीट्यूट का नाम, कोई बता सकता है? आप बता सकते हो बेटा, परिष्कार में ही है वो इंस्टीट्यूट, क्या नाम है आपके वहां पर बाहर जो इंस्टीट्यूट है? IIT रैम। IIT रैम नाम उसका IIT है, लेकिन वो एक्चुअली IIT नहीं है, राइट? वो एक्चुअली IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के लिए वो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च एंड मैनेजमेंट। तो वो एक्चुअली IIT नहीं है, लेकिन वो बहुत ही रिनोन और बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है। और ऐसी काफी सारी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जैसे नीरमा कॉलेज है। नीरमा कॉलेज में भी 50% सीट जो है वो JEE के थ्रू फिल होती है और 50% सीट बोर्ड के थ्रू फिल होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एंट्रेंस एग्जाम में बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। अभी जो टाइम है, अपना जो टाइम था जब आप लोग पढ़ाई करते थे, तब बोर्ड का उतना इंपॉर्टेंस था कि बोर्ड में आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। पूरे एक ऐसा टाइम आया कि गुजकैट, बराबर, अभी गुजकैट हमारे लोकल कॉलेजेस के लिए कंपलसरी हो चुका है कि गुजकैट में आप परफॉर्म करोगे तभी आपको यहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। बट एक लेवल के ऊपर आपको जाना है, एक अच्छी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है कि बच्चे का एक ग्राफ वहां से ही बनना शुरू हो जाए अपनी लाइफ का। तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। आपने कई बार पेपर्स में देखा होगा ऑल इंडिया रैंक AIR, काफी बच्चे आपके आसपास भी कहीं ना कहीं आके आपके फैमिली में ऑल इंडिया रैंक्स लेकर के आते हैं। तो ये ऑल इंडिया रैंक जो बच्चे लेके आते हैं, क्या वो अपने बच्चे से अलग है, मतलब क्या कुछ अलग से तैयारी करते हैं? वो क्या ऐसा करते हैं कि आगे जाके वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं? तो उसके बारे में मैंने एक साल जो अपना इंडिया का एजुकेशन हब है कोटा राजस्थान, वहां पर भी मैंने काम किया हुआ है, वहां का कल्चर मैंने देखा हुआ है। वहां पर जो बच्चे हैं वो बोर्ड की स्टडीज तो उनकी काफी स्ट्रांग होती है और वो लोग अपने आप को 9-10 स्टैंडर्ड से ही एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। स्टैंडर्ड 7-8 से ही वो अपनी पढ़ाई को शुरू कर देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं। कैसे? तो काफी ऐसी बैचेस चलती है, राइट, जिसमें बच्चों को हम अभी से, जैसे अभी मैं आपको एक इमेज शेयर करके आपके साथ ज्यादा डिस्कस करना चाहूंगा। जस्ट अ मिनट। अभी मैंने आपको 3-4 दिन पहले एक मैसेज ड्रॉप किया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ एडवांस बैच फॉर स्टैंडर्ड 8 एंड 9, राइट? तो एडवांस बैच क्या है? एक्चुअली हम हमारा जो करिकुलम है, बोर्ड करिकुलम, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज द बोर्ड स्टडीज, जो अपने बच्चे रूटीन में करते हैं, उसमें भी हम बच्चों को काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड काफी बुक्स भी हम उनको रिफर करवाते हैं और काफी मैं वर्कशीट बना के भी देता हूँ, खास करके मैथमेटिक्स में, साइंस में। लेकिन ये जो एडवांस बैच में, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस बैच फ्रॉम 19th of October। 19 अक्टूबर से ये हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जो 7 मंथ्स तक चलेगी, 19 मई तक चलेगी। इसमें हम बच्चों को अलग से मटेरियल भी देते हैं और इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा सा
बियॉन्ड द बोर्ड होता है, एक स्टेप अप अगर आप जाओ तो बियॉन्ड द बोर्ड हम कह सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे इस तरह की बैचेस में एनरोल होते हैं। तो ये एक हमारा फेज है एडवांस बैच, जो हमारे करिकुलम का पार्ट। हमने लास्ट ईयर भी ये बैच हमने रन किया था यहाँ पर मणिनगर जुपिटर ब्रांच पे, हमने ये बैच रन किया था लास्ट ईयर। इस साल भी एक्चुअली पेंडेमिक की वजह से हम अर्ली स्टेज पे तो स्टार्ट नहीं कर पाए, बट अभी काफी बच्चों का जो शेड्यूल है वो लेट हुआ है। मई अभी जस्ट अनाउंस हुआ कि मई में बच्चों की एग्जाम ली जाएगी, तो बच्चों की काफी शेड्यूल लेट हुआ है, बच्चों के पास काफी फ्री टाइम है। तो फ्री टाइम का यूटिलाइज करने के लिए हमने ये जो बैच हम रन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अलग से मटेरियल भी बच्चों को देंगे और बच्चों को एक अच्छे लेवल की स्टडीज भी बच्चों को मिल सकती है, ठीक है। इस बैच का एक दूसरा पर्पस ये भी है कि जैसे ही हम, जस्ट अ मिनट, हम 10th स्टैंडर्ड में खास करके जब बच्चे 9th और 10th स्टैंडर्ड में आते हैं, हम जेडब्ल्यू नीट फाउंडेशन की भी एक बैच रन करते हैं। जेडब्ल्यू नीट फाउंडेशन की जो बैच है, स्पेसिफिकली जो बच्चे साइंस ऑप्ट करना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में या तो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एंट्रेंस एग्जाम जेडब्ल्यू की काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे का फोकस उसके ऊपर है तो हम उसकी तैयारी बच्चों को 9-10 स्टैंडर्ड से ही करवाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बच्चे कोप अप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर हम जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट होते हैं, हम उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही जाते हैं। ये जो बैच है वो स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9th एंड 10th, ठीक है, जो हम नेक्स्ट ईयर रन करने वाले हैं। इसमें हम जेडब्ल्यू और नीट के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, बोर्ड लेवल के जो कंसेप्ट है, वो बच्चों को अभी से पढ़ाना शुरू करते, ताकि बच्चे जब 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं, एक साल इस टाइप की स्टडी से हैबिचुएट होकर जब बच्चे 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं, तो वो उनको इस टाइप के स्टडीज की थोड़ी सी आदत पड़ चुकी होगी। हमारे यहाँ पर भी कल्चर क्या है कि हम सब कुछ डिसाइड करते हैं रिजल्ट आने के बाद। हम 10th स्टैंडर्ड तक बोर्ड का पीछा छोड़ते नहीं है, हम सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड ही स्टडीज करते हैं 10th स्टैंडर्ड तक। और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी है कि 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है। मैथ्स में अच्छे नंबर आए तो ए ग्रुप ले लिया, और बायोलॉजी में अच्छे नंबर आए तो बी, उनका कोई गोल नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप की जो स्टडीज है उसका बेनिफिट ये भी है कि बच्चों को थोड़ा सा अर्ली स्टेज में उनको पता चलेगा कि उनको इंटरेस्ट किस में है, और अगर उनको इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में होगा उसी सब्जेक्ट में अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा ये चीज। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और बच्चा बाकी सब बच्चों से थोड़ा सा एडवांस बन सकता है, थोड़ी अपनी प्रिपरेशन एडवांस कर सकता है, क्योंकि बोर्ड के लिए उतना, अगर बच्चा आपका थोड़ा सा भी अच्छा है स्टडीज में, तो बोर्ड के लिए उतना ज्यादा टाइम नहीं चाहिए जितना अपन देते हैं। जो थोड़ा सा फ्री टाइम है उसका हम इसके लिए यूटिलाइज करें, तो बच्चे बाकी सब बच्चों की कंपैरिजन में 1 या 2 साल आगे एडवांस हो सकते हैं। तो एक पूरा फ्लो बनता है, हम ये सारी बेसिस यहाँ पर रन करते हैं। ये हमने पूरा फ्लो बनाया ताकि बच्चे आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो और उनको आगे जाके कोई ज्यादा दिक्कतें फेस ना करनी पड़े। हमारे यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में आपने देखा होगा कि बच्चे 10th स्टैंडर्ड तक 90%, 85% लेकर के आते हैं, 84% 10th में जबरदस्त उनका रिजल्ट होता है। लेकिन अब 12th में अगर आप जेडब्ल्यू या नीट की एग्जाम्स की बात करो, अगर आप उसका रिजल्ट है तो काफी उनका रिजल्ट काफी लो स्कोर होता है। 360 मार्क्स में से 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, ऐसे मार्क्स जो किसी काम के नहीं है, इस टाइप का वो स्कोर करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बच्चों को बोर्ड ओरिएंटेड स्टडीज के साथ साथ थोड़ा सा इस टाइप का भी स्टडीज करवाएं जो आगे जाके बच्चों को हेल्पफुल रहे। तो इस टाइप की स्टडीज हम यहाँ पर भी करवाते हैं। बोर्ड ओरिएंटेड करिकुलम तो एज इट इज चलेगा जब तक बच्चों की स्कूल में एग्जाम फिनिश ना हो जाए तब तक। बट साथ साथ में अभी अगर बच्चों का फ्री टाइम है, खास करके 8th स्टैंडर्ड के लिए, जो अभी बच्चों का काफी फ्री टाइम मिलने वाला है, अभी इस सिचुएशन में बोर्ड एग्जाम की काफी डिले होने वाली है, तो स्टडीज का अगर आप टाइम का यूटिलाइज करना चाहते तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ज्यादा गाइडेंस चाहिए तो आप मॉर्निंग में 10 to 2 के बीच में आके फोन करके मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है। अब मैं पेरेंट्स को पूछना चाहूंगा कि आपकी डेली जो रूटीन है, मैं वैसे तो हमने काफी इंटरेक्शन किया है, व्हाट्सएप मीटिंग भी हमने की है, फिजिकल इंटरेक्शन भी किया है कभी, फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं, आप पर्टिकुलरली पूछना चाहते हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। पेरेंट्स, आपके माइंड में ऐसा कोई भी बच्चे को लेकर के कोई आपको, वैसे तो
काफी पेरेंट्स अवेयर हैं और आपने काफी अच्छा किया है। ठीक है, बच्चे क्या पढ़ाई करते हैं उसके बारे में भी आपने काफी ध्यान रखा है कि बच्चे कौन सा लेक्चर अटेंड करते हैं, उनका डेली का शेड्यूल क्या है। पेरेंट्स को भी एक यहाँ जैसे मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करता हूँ जिसमें काफी हाँ, ये एस्केट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। एस्केट जो है आहूजा स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, इस बार भी काफी बच्चों ने इसमें अपियर हुए थे। इस बार भी काफी बच्चे इसमें ऑलरेडी अपियर हो चुके हैं और काफी बच्चों ने स्कॉलरशिप का बेनिफिट भी लिया है। तो मैं सारे जो पेरेंट्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि इस बार भी हमने एस्केट लॉन्च कर दिया है। इसके बारे में मैंने आपको मैसेज भी ड्रॉप किया है। इस बार हम जो एग्जाम है वो जनवरी को ले रहे हैं, बराबर। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे परफॉर्मेंस देते हैं उसके परफॉर्मेंस के बेस्ड उनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है, मॉनिटरी बेनिफिट मिल सकता है नेक्स्ट ईयर एडमिशन के लिए। इस बार भी जैसे आरव है, कथन है, पल मलिक, काफी बच्चों ने इस चीज का बेनिफिट लिया था। तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो एज सुन एज पॉसिबल इस एग्जाम का फॉर्म भी फिल कर दीजिएगा। पेरेंट्स को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है उसमें आप स्टूडेंट के ग्रोथ के बारे में हमने एक पीपीटी बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स का जो रोल है, टीचर्स का रोल 50%, स्टूडेंट्स के खुद के एफर्ट 30% और 20% कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी रोल इसमें इन्वॉल्व है। बच्चों का जो ग्रोथ हो रहा है, बच्चों का जो इंप्रूवमेंट हो रहा है, कभी कभी पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमने ट्यूशन में रख दिया, हमने कोचिंग में रख दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। यहाँ पर ही सबसे बड़ा लूपहोल है थिंकिंग में। यहाँ पर ही सबसे बड़ी जो परफॉर्मेंस में बच्चों के डीप आता है वो यहाँ पर ही आता है। हम आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं कर रहे। हर बार मैंने आपको यही कहा है व्हाट्सएप मीटिंग में या तो फिजिकल मीटिंग में कि आप बच्चों को पढ़ाओ मत, लेकिन बच्चों का आप ध्यान आपको डेली बेसिस पर, खास करके भी ऑनलाइन सिस्टम में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। मैंने आपको हमेशा कहा कि जब बच्चे एग्जाम्स देते हैं तब आप उनके साथ में बैठिए। बच्चे जब लेक्चर्स अटेंड करते हैं तब एटलीस्ट आप 2 दिन में या तो 3 दिन में एक बार उसके साथ में बैठे कि भी हम क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बच्चे क्या फॉलो कर रहे हैं। ये सारी चीजें काफी मैटर करती है। तो बच्चों के परफॉर्मेंस में हमारा तो रोल सबसे ज्यादा है, लेकिन पेरेंट्स का भी रोल कहीं ना कहीं रहेगा ही। ऐसा बिल्कुल फ्री मत हो जाइए कि बस हमने ट्यूशन में रख दिया तो अब सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हमारे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा उनका फॉलो अप लेते रहिए कि बच्चे क्या करते हैं डेली, उनका शेड्यूल। आप उनको सिर्फ 15 मिनट रोज रात को 15 मिनट आप उससे स्पेंड करिए कि बेटा आपने आज क्या किया, टीचर्स ने क्या करवाया, कौन से टॉपिक डिस्कस हुए, आपने क्या किया। ये सारी चीजें आप डेली बेसिस पे बच्चों को पूछते रहेंगे तो उसका काफी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आपको बच्चे के ऊपर मिलेगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो उस आपको और कोई प्रॉब्लम या कोई डिफिकल्टी अगर आप फेस करते हैं रूटीन में तो आप मुझे अभी भी बता सकते हैं, या तो आप मुझे पर्सनली भी आके मिल सकते हैं। ठीक है, किसी को भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं प्लीज। पर्ल, यस सर। आपके पापा कहाँ है बेटा? हाँ हाँ। नहीं है बेटा अभी आपके साथ? नहीं सर, वो बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबने आपका प्रीशियस टाइम अभी निकाला। थैंक यू सो मच। बच्चों को भी खूब अभिनंदन। आरव, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा वंस अगेन। थैंक यू सर अगेन। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बाय एवरीवन, थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स। Thank you ओके so बाय much. सर। बाय बाय सर। बाय Bye. बाय सर। बाय बाय बेटा। Sir.